We are going to discuss about similarity of triangles. ठीक है. In class 9 you have studied about congruency. Congruent figures के बारे में पढ़ा था आपने. पढ़ा था? क्या होती है? जिसकी साइज और शेप सब सेम होता है. मतलब ऐसे फिगर्स जो बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट रेप्लिका है. ठीक है. एग्जैक्ट मतलब अगर एक के ऊपर दूसरे को रख दोगे तो वो कंप्लीटली उसको सुपर इम्पोज करेगा. यानी ऐसी शेप्स जिनका साइज भी सेम हो और जिनकी शेप भी एग्जैक्टली सेम हो. ठीक है. दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनका रेडियस सेम हो. दो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब साइड्स या साइड एक साइड से ही स्क्वायर की सारी साइड्स पता चल जाती हैं. तो एक ही साइड रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो जब एक स्क्वायर की साइड दूसरी स्क्वायर की साइड के इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा. दो रेक्टेंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? जब लेंथ और ब्रेड्थ. ठीक है. जब हम उनकी लेंथ और उनकी ब्रेड्थ इक्वल होंगी तो वो दोनों क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी. ठीक है. अब ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? क्या आंसर हो सकता है उसका? जब उनका साइड्स या एंगल्स इक्वल हो. पिछले साल में आपने 4 रूल्स पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के. क्योंकि ट्राइंगल इतना सिंपल फिगर नहीं है जितना सर्कल है. सर्कल में सिर्फ एक ही चीज का वेरिएशन चल रहा है. स्क्वायर में एक ही चीज का वेरिएशन चल रहा है. रेक्टेंगल में दो ही बातें हैं, सिर्फ उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ. लेकिन एक ट्राइंगल जो होती है उसमें 6 चीजें वेरी कर सकती हैं. 3 साइड्स और 3 एंगल्स. समझ में आ रही है? तो इसीलिए उसके क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं. हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. तो हमने इसलिए यहाँ पर 6 चीजों को लेते हुए रूल्स पढ़े थे. पहला रूल पढ़ा था आपने SSS क्राइटेरिया. ठीक है. दूसरा रूल पढ़ा था आपने SAS क्राइटेरिया. दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या बन जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट बन जाती हैं. एक रूल पढ़ा था आपने ASA रूल. दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड. ऐसे ही नहीं कोई भी साइड, इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं. और एक रूल पढ़ा था आपने RHS रूल जो राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल है. जिसमें R मींस राइट एंगल, H मींस हाइपोटेन्यूज एंड S मींस एनी वन साइड ईदर परपेंडिकुलर और बेस. ठीक है. तो दो ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हमें ये इक्वालिटीज देखनी पड़ती है. इन चारों में से कोई भी एक. इस वाले रूल को आप AAS रूल के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेते थे. मतलब अगर आपको इंक्लूडेड साइड दिखाई नहीं दे रही तो आप कोई भी दो एंगल्स देखो और कोई भी एक साइड देख सकते हो. तो ये वाला रूल जो है इसकी कोरोलरी है एक्चुअली ये AAS रूल. आ गई बात समझ में? ठीक है. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में इक्वालिटी की बात होती है. जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी जो AB साइड है वो इसकी PQ साइड के इक्वल है. एग्जैक्टली लेंथ इक्वल है इनकी. इसकी जो BC साइड है वो इसके QR साइड के इक्वल है. इसकी जो AC साइड होगी वो इसके PR के इक्वल होगी. इसमें जो एंगल A पर बना होगा जितना भी उसका मेजरमेंट होगा इस ट्राइंगल के एंगल P के मेजरमेंट के इक्वल होगा. एंगल B का मेजरमेंट एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C का मेजरमेंट एंगल R के इक्वल होगा. कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये सारी बातें पता चलती हैं जिसे आप लिख देते थे CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. आ गई बात समझ में? अब आ जाते हैं सिमिलैरिटी पर. सिमिलैरिटी का मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता है. सिमिलैरिटी का मतलब है किसी भी एक फिगर के शेप को सेम रखना. शेप मतलब उसके एंगल्स को सेम रखना लेकिन उसके साइज को वेरी कर देना. समझ में आया? और जो साइज वेरी हो रहा है वो प्रोपोर्शनली वेरी हो. ऐसा नहीं कि कोई एक चीज जो है वो इतनी बढ़ रही है दूसरी चीज इतनी बढ़ रही है, ऐसा नहीं.
जैसे मान लीजिए आप फोटो कॉपी कराने के लिए जाते हो, तो जब आप उसको बोलते हो कि इसकी एग्जैक्ट फोटो कॉपी निकाल दो, तो वो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको दे रहा है, कॉन्ग्रुएंसी वर्क कर रही है, वो एग्जैक्ट रेप्लिका है उसका। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई इतना सा डायग्राम है, आप चाहते हैं कि वो डायग्राम मुझे इनलार्ज होकर के मिले, तो आप उससे इनलार्जमेंट कराते हो, ठीक है, 50% इनलार्ज कर दो, मतलब इसका डबल कर दो या इसका ट्रिपल कर दो, आप उसको साइज बताएंगे। तो सपोज करिए आपने ये कोई एक शेप है और आप उसको बोल रहे हो कि मुझे ये इनलार्जमेंट के साथ चाहिए, मतलब इसको मेरे को डबल करके दे दो। तो डबल करने का मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो इस वाली लाइन का डबल हो जाएगा, ये वाली लाइन भी डबल हो जाएगी और ये लाइन एज इट इज रह जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये वाली साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर है, अगर आप फोटोकॉपियर को ये बोल रहे हैं कि मुझे डबल करके कोई फिगर दे दो, मतलब फिगर जो है वो डबल हो जाए, तो इसका मतलब ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड जो है ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली साइड कितनी लार्ज हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से इसका रेशियो जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात? इसके इधर वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का इस वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ जो रेशियो होगा और ये पार्ट का ये पार्ट के साथ जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। ये होती है सिमिलैरिटी। समझ में आ रही है? तो सिमिलैरिटी में जो साइज होता है उसकी इक्वालिटी की बात नहीं होती है, किसकी बात होती है, उसके रेशियोज की बात होती है, ठीक है। तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप रिमेन सेम बट देयर साइज बिकम्स प्रोपोर्शनल। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब ताजमहल का फोटो देखो आप, ताजमहल के फोटोज इस साइज में भी आते हैं और इतने बड़े बड़े पोस्टर्स भी आते हैं, तो उनकी जो शेप होती है वो हर एक फिगर में कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। और जो साइज होता है वो क्या होता है, हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे, सिमिलैरिटी की बात करेंगे। अच्छा, ऐसा कोई शेप ऐसा है जो आपको लगता है हमेशा ही सिमिलर होता है? सर्कल हमेशा ही सिमिलर होगा क्योंकि उसका शेप तो हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब एंगल 360 से घूमेगा तभी तो सर्कल बनेगा। तो आप छोटा सर्कल बना लो, आप बड़ा सर्कल बना लो, आप उससे बड़ा सर्कल बना लो, उसकी शेप हमेशा क्या रहेगी, राउंड, मतलब 360 डिग्री का एंगल रहेगा। लेकिन साइज आप उसका क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस बढ़ाया तो सर्कल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सर्कल्स जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल रहते हैं। क्या कोई और ऐसी शेप है जो हमेशा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल्स हमेशा कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, चाहे छोटा बना लीजिए स्क्वायर को चाहे बड़ा बना लीजिए स्क्वायर को, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिया 2 सेंटीमीटर साइड का, एक दूसरा स्क्वायर बना दिया 5 सेंटीमीटर साइड का, 5 5 5 5। मान लो स्क्वायर का नाम रख दिया ABCD, इसका नाम है PQRS। ये एंगल 90, एंगल 90, एंगल 90, एंगल 90, कोई बात ही नहीं है डिस्कशन की। स्क्वायर में हमेशा सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें भी ये 90 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब इसकी शेप तो हमेशा सेम रहनी है। अब ये देखिए AB का रेशियो PQ के साथ 2/5, BC का रेशियो QR के साथ 2/5, DC का रेशियो SR के साथ 2/5, AD का रेशियो PS के साथ 2/5। आ रही है बात समझ में? तो रेशियो हमेशा सेम ही चलेगा। तो सारे स्क्वायर्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी शेप जो हमेशा ही सिमिलर होती है? हाँ, 3 डायमेंशनल है सिलेंडर। रेक्टेंगल, क्या सारी रेक्टेंगल सिमिलर होती हैं? अच्छा, क्या सोच के बोला आपने रेक्टेंगल? एंगल्स को सोच के बोल रहे हो कि सारे एंगल 90 के होते हैं? मैं ये रेक्टेंगल बना रही हूं,
2, 5 लेंथ ले लिया और ये 2 ले लिया, ये एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। मैंने ये एक और रेक्टेंगल बना दिया, बना सकती हो ना? क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो कितना है और इसका इसके साथ रेशियो कितना है? तो फिर कैसे सिमिलर हो गया? सिमिलैरिटी का मतलब तो ये है कि आप चाहे जो मर्जी कर लो, रेशियो तो सेम रहना ही रहना है। जैसे स्क्वायर में जैसे था, समझ में आया? और कोई जल्दी बताओ फिगर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा सिमिलर होती हैं, क्योंकि उनके सारे एंगल्स का मेजरमेंट हमेशा 60 डिग्री होता है और तीनों साइड्स उसकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो पहला सिमिलर फिगर आपने बताया सर्कल, दूसरा आपने बताया स्क्वायर, तीसरा आपने बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या इसके अलावा भी कोई है? Except these 3 figures, any other figure which is always similar? इतना डिस्कशन नहीं चाहिए। कोई भी रेगुलर शेप होगी वो हमेशा सिमिलर ही होगी। रेगुलर फिगर समझते हो? रेगुलर फिगर का मतलब समझते हो क्या? मतलब जो रेगुलर है उसको रेगुलर फिगर कहेंगे। हाँ, मजाक चल रहा है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है। ऐसी शेप्स जिनके सारे एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और जिनकी साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। जैसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का हर एंगल कितने डिग्री का होता है? पता ही नहीं है। 108 डिग्री का, 108। क्यों याद किया? 8th क्लास में नहीं पढ़े हो? पढ़े हो या नहीं पढ़े? 8th क्लास में नहीं पढ़ा? जब आप यहाँ लीनियर इक्वेशन पढ़ने बैठोगे ना चैप्टर, तो उसमें कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी आ जाएगा, फिर बैठे रहना वहां पर कि मैम ये क्यों याद दिला रहे हो। n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है सभी इंटीरियर एंगल्स का सम, किसी भी पॉलीगन के। अगर हम पेंटागन की बात कर रहे हैं, पेंटागन मतलब 5 साइड्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 540। समझ में आया? अब वो रेगुलर फिगर है, इसका मतलब कि ये जो सारे एंगल्स हैं, मतलब 540 डिग्री जो टोटल एंगल है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इक्वल का मतलब तो यही होता है। तो 540 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 108 डिग्री। तो एक रेगुलर पेंटागन के हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 108 डिग्री। समझ में आ रही है? और सारी साइड्स की लेंथ कितनी होती है? इक्वल। रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब कितनी साइड्स? 6 साइड्स। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स 720। तो हर एंगल कितने डिग्री का हो गया? 720 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 120 डिग्री का। तो एक रेगुलर हेक्सागन का हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। रेगुलर हेप्टागन का कितने डिग्री का होगा? हेप्टागन 7 साइड्स। हेप्टागन पॉइंट्स में भी हो सकते हैं एंगल का मेजरमेंट। समझ में आ रही है बात? याद रखो इस फॉर्मूला को। तो जितनी भी रेगुलर शेप्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? हमेशा सिमिलर होती हैं, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, अगर हमें कोई ये बता दे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है ये वाला, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, सिमिलैरिटी का ये सिंबल होता है। ठीक है, जब हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो हमें ट्राइंगल के नाम लिखे हुए हैं, इन नामों को हमें एज इट इज समझना चाहिए। जैसे A पॉइंट लिखा है पहले, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का जो A पॉइंट है वो इस ट्राइंगल के P पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ में आ रही है? क्योंकि ट्राइंगल कैसे भी रखी हुई हो सकती है, जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया ABC ट्राइंगल और ये लिख दिया मैंने PQR। समझ में आई? तो हम सिर्फ फिगर को देखकर नहीं बता सकते कि यहाँ पर A ऊपर है, यहाँ पर R ऊपर है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ऐसा नहीं होता। कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा कहाँ से देखी जाती है? ट्राइंगल के नाम से देखी जाती है। और जब हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, पहले आप सिमिलैरिटी का मतलब समझ लो। अगर ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर गिवन है तो इसका मतलब कि इस ट्राइंगल का एंगल A इस वाले ट्राइंगल के एंगल P के इक्वल होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इस ट्राइंगल का एंगल B इसके Q के इक्वल होगा, इसका C दूसरी ट्राइंगल के R के इक्वल होगा। ठीक है, जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं AB साइड इज इक्वल टू PQ साइड, BC साइड इज इक्वल टू QR साइड एंड AC साइड इज इक्वल टू PR साइड। यहां पर नहीं लिखते, यहां पर क्या चल रही है? सिमिलैरिटी चल रही है, यहां पर रेशो चल रहा है। तो यहां लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। समझ में आ रही है बात? समझ में आई? यहां पर इक्वालिटी होती है, इसीलिए आप वर्ड यूज करते थे CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। स्टेटमेंट पूरी क्या रहती थी? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हम पूरी स्टेटमेंट ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिख देते थे। यहाँ पर आप CPST नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जब भी आप ये रिजल्ट लिखोगे तो आप प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ में आ रही है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है? ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये नोट कर लीजिए, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो हमें ये सारे रिजल्ट्स इसके मालूम होते हैं। ये बताया, देखिए बेटा, SSS क्राइटेरिया, ध्यान से इधर देखना। ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। सपोज कीजिए ये साइड दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये साइड दे रखी है सपोज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक और ट्राइंगल बना दिया हमने, लेट इट बी PQR, ठीक है। ये ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल में ये सपोज करिए दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है साइड हमें 12 सेंटीमीटर। सपोज करो ये हमें कंडीशन दे रखी है, ये सिचुएशन है। अब ध्यान से इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखो, आपको ये दिख रहा है 5, 6 और 7 इसकी साइड्स हैं और यहाँ पर 10, 12 और 14 है। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि 5 से डबल होके 10 हो रहा है कोई भी साइड, 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर बन रही है कोई साइड और 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बन रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ 5 सेंटीमीटर जो है ना बेस की तरह दिखाई दे रही है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बेस की तरह दिखाई नहीं दे रही।
तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का ओरिएंटेशन क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। अब मेरे हाथ में कटआउट्स है मान लो ट्राइंगल्स के बहुत सारे, और मेरे हाथ से कोई चीज नीचे गिर गई, वो सारे ट्राइंगल के कटआउट्स नीचे गिर गए। अब जब आप उसको उठाएंगे तो क्या जरूरी है कि मैं एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रखूं तो वो सुपर इम्पोज कर ही जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कुछ, समझ में आ रही है? तो उसको सुपर इम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको घुमाना पड़ेगा, रिवॉल्व करना पड़ेगा। हम अपना दिमाग यूज करेंगे, उसको ऐसे नहीं ऐसे रख के देख लिया, ऐसे नहीं ऐसे रख के देख लिया, कोई ना कोई ऐसी पोजीशन तो आएगी जब वो उसको सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो वही पोजीशन एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस पोजीशन होती है। मतलब कौन सा पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, हमेशा एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ही दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को सुपर इम्पोज करेगा। आ रही है बात समझ में? मेरे पास ये एक मैथ्स की बुक है, ये एक मैथ्स की बुक है, दोनों बुक सेम ही तो है ना, एक जैसी बुक्स हैं। अगर मैं इनको ऐसे रखती हूँ तो ये सुपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बोलोगे, क्योंकि कुछ मेरे को नीचे वाली बुक नहीं नजर आ रही। अब मैंने इस बुक को ऐसे उठा के रख दिया इसके ऊपर, तो क्या कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन चेंज हो गई? लेकिन ये बुक इसको सुपर इम्पोज तो नहीं कर रही। तो क्या करना पड़ेगा सुपर इम्पोजिशन के लिए? इसका मतलब मैंने इसकी ओरिएंटेशन बदल रखी है, तो आप इसको किसी तरीके से घुमाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये इसको पूरे तरीके से क्या कर जाए, कवर कर ले। आ रही है बात समझ? तो जब ये इसको कवर कर लेती है तो हमें पता चलता है कि इसका ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट की क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका ये वाला पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो जब हम किसी भी फिगर की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं या सिमिलैरिटी पढ़ते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का पता होना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में मुझे नजर आ रहा है कि मैं AB का रेशो देखूं अगर PQ के साथ, तो वो रेशो कितना है, 1/2 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं BC का रेशो देख रही हूं 5 से, किसके साथ, अरे PQ है 10 सेंटीमीटर, 5 का डबल कौन है, PQ, AB का QR है, BC का PQ है, और AC का रेशो किसके साथ चल रहा है, PR के साथ चल रहा है। ये रेशोज क्या है, सारे के सारे 1/2, ठीक है। यहां से आ रहा है तो कहां लिखूं, यहां लिखूं, तो AB अपॉन QR, BC अपॉन PQ, AC अपॉन PR, ये सारे रेशोज इक्वल दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ऊपर एक ही ट्राइंगल के पार्ट्स रहेंगे। अगर मैं ABC ट्राइंगल पहले लिख रही हूं तो ऊपर ABC के ही सारे पार्ट्स लिखोगे। दूसरी ट्राइंगल मैंने PQR लिखी है तो नीचे हमेशा PQR के पार्ट्स लिखेंगे। समझ में आ रही है? ये आपकी चॉइस है, आप ABC पहले लिखिए या फिर PQR पहले लिखिए, ठीक है। अब देखो AB और BC, इनमें क्या कॉमन पॉइंट चल रहा है, B, और नीचे PQR और PQ में क्या कॉमन चल रहा है, Q पॉइंट। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल ABC का जो B पॉइंट है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके, पॉइंट Q के। समझ में आई? इन दोनों पार्ट्स को देखो, C कॉमन है, इन्हीं के नीचे जो दो पार्ट्स हैं, इसका मतलब ABC ट्राइंगल का पॉइंट C जो है वो PQR के P पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहां पे बचा पॉइंट A और यहां बचा पॉइंट R, तो ये हमें पता चली कॉरेस्पॉन्डेंस। आ गई बात समझ में? तो मैं क्या बोलूंगी कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, नहीं, A का कॉरेस्पॉन्डिंग R, तो मैंने A पहले लिखा है तो यहाँ पे R पहले लिखना पड़ेगा, B के कॉरेस्पॉन्डिंग Q और C का कॉरेस्पॉन्डिंग P। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP बाय यूजिंग SSS क्राइटेरिया। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई? जब हम ट्राइंगल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपने ABC लिखा, PQR लिखा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जब आप ये साइड्स के रेशोज लिख रहे हो, यहाँ पर क्या लिख रहे हो, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जब आप सिमिलैरिटी का सिंबल डाल देते हो तो मैटर करता है कि आप ट्राइंगल का नाम कैसे लिख रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम जैसे मर्जी लिखो ABC, लेकिन सिमिलैरिटी के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो एग्जाम में मार्क्स एक्सपेक्ट करके मत चलना। समझ में आ रही है बात? कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर के हाथ में पेपर जाएगा तो वो क्रॉस करेगा आपके क्वेश्चन, करेक्शन नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट जो होते हैं उनको जज करना, उनका डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। 9th क्लास में जब आप कॉन्फ्लुएंसी करते थे तब भी इंपॉर्टेंट था, बट स्टिल वहां पर टीचर कई बार निग्लेक्ट कर देते थे चीज़ों को, क्योंकि वहाँ इक्वालिटी चलती है। यहाँ पर निग्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये चीज़ आपको फेयर में करके दिखानी नहीं होती है, ये आपके लिए है सिर्फ कौन सा पार्ट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ना बहुत डाउट्स रहते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं चलता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जो चीज़ कॉमन चल रही है उसी के कॉमन पॉइंट देखो तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा SAS रूल, SAS क्राइटेरिया। ये नोट कर लिया आपने, इसको नोट करो। SSS क्राइटेरिया, इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाएं दो ट्राइंगल्स में तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है? SAS क्राइटेरिया। देखो जैसे फिगर बना हुआ है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इसमें ये 7 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। इस ट्राइंगल में थर्ड साइड दे रखी है, यहाँ पर मेंशन नहीं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसकी थर्ड साइड को फाइंड कर लें। समझ में आ रही है? कोई भी ऐसा मेथड हमने नहीं पढ़ा आज तक कि हम ट्राइंगल की थर्ड साइड को अपने आप से फाइंड कर सकते कि वो कितने सेंटीमीटर की होगी, एक्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये थर्ड साइड मालूम होती तो हम SSS रूल की तरफ जाते, SSS रूल अप्लाई करके देख लेते, बट यहाँ पर हमें क्योंकि थर्ड साइड मिसिंग है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ इन्हीं दोनों साइड्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि AB का रेशो QR के साथ इक्वल है BC का रेशो PQ के साथ, दोनों ही 1/2 1/2 है। समझ में आ रही है? AB और BC में कॉमन पॉइंट क्या चल रहा है? B, और QR और PQ में Q। इसे कहते हैं इंक्लूडेड पॉइंट। जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो क्या है? एक्चुअली इनका इंक्लूडेड पॉइंट है। मतलब हम बात कर रहे हैं AB की और BC की। AB और BC को इंक्लूड करते हुए कौन सा एंगल बन रहा है? 70 डिग्री। समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वाली साइड की और इस वाली साइड की, तो इनका इंक्लूडेड एंगल कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो जिन दो रेशोज की हम बात कर रहे हैं, अगर उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल इक्वल दे दिया जाए तो हम कहते हैं बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, रुक जाओ, सिमिलैरिटी के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का पता होना जरूरी है। यहाँ B पर जो एंगल बना हुआ है वही Q पर बना हुआ है, तो साफ पता चल गया BQ के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। बाकी बच गए 2 पॉइंट्स। तो यहाँ देखिए B के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है? A, और Q के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है? R। तो इसका मतलब A किसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है? R का। समझ में आ रही है? और बचा यहाँ पर C, यहाँ पर बचा P, तो C किसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है? P का। ठीक है, तो ABC किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी? R Q P। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर यहां पर ये एंगल 70 डिग्री ना दिया होता, ये 70 डिग्री दे देते, तो क्या हम बोल सकते थे कि ट्राइंगल सिमिलर है? बोल सकते थे, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल का होना कंपलसरी है।
इंक्लूडेड एंगल मतलब क्यू पर ही एंगल दिया हुआ होना चाहिए। यहां पर एंगल 70 दे दिया तो एस से एस रूल अप्लाई नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? हो गया। एंगल 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 क्राइटेरिया देखिए ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, यहां एंगल बी पर 70 बना हुआ है, यहां है ही नहीं, कोई सेम दिखाई दे रहा है? यहां एंगल सी 30 है और यहां एंगल पी 30 है। इसका मतलब सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन चल रहा है? यहाँ पे 30 चल रहा है, ठीक है। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साइड्स हमें दे नहीं रखी हैं, कोई लेंथ नहीं दे रखी, तो अपनी मर्जी तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड एंगल फाइंड कर लो। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग, तो कितना आ गया? 80 डिग्री। यहाँ पर भी दो एंगल्स दे रखे हैं, ये हो गया 70 डिग्री। दिखाई दे रहा है तीनों एंगल्स इक्वल है, तो एंगल सी एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ए एंगल आर के इक्वल है। आगे बात समझ में? तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल किसके? आर क्यू पी। एंगल्स के केस में कॉरेस्पॉन्डेंस देखना बहुत इजी होता है, जो पॉइंट पे जो एंगल बना हुआ है वही उसके कॉरेस्पॉन्डेंस। तो एंगल सॉरी ट्राइंगल आर क्यू पी, कौन सा रूल लग गया? एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो ट्राइंगल्स आप बना रहे हो ना बाय डिफॉल्ट बैठे बैठे, सबसे पहले बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको दो दो फिगर्स दे रखे हैं, ट्राइंगल्स दे रखे हैं, आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या फिर नहीं है, और अगर सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखते हुए उनका नाम भी बताना है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? कौन सा? ए रूल। कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेके चलेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? एंगल बी इक्वल टू, और एंगल सी इक्वल टू, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट साफ साफ पता चल रहे हैं। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, एस एस, अच्छा ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बता दो। एस तो फटाफट बता दिया आपने। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे लिख के देखा? हाथ किसी का नहीं चला अब तक। ए बी अपॉन क्यू आर, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? क्यू। बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? आर। और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? पी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी बाय एस क्राइटेरिया। प्रॉपरली लिखोगे क्वेश्चंस को, ये नहीं कैसे हवा में कुछ भी बोल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, इक्वल नहीं लग रहे हैं या नहीं है? कोई भी साइड इक्वल रेशियो में नहीं है, दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मुझे ये ट्राइंगल, मान लीजिए मैं एक सिचुएशन दे रही हूं, ये एक ट्राइंगल है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं चाहती हूं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करना, और इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही दे रखी है। तो ऐसा कौन सा पार्ट यहां पर और दिया होना चाहिए जिससे मैं ये ट्राइंगल सिमिलर बता सकूं? AC और PR। अगर मुझे AC और PR पता होगी तो मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगी? मुझे ये SAS रूल से सिमिलर करनी है। तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा? एंगल B और एंगल Q। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, समझ में आ रही है? इस टाइप से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, और आपको ये फिगर भी नहीं दी जाएगी जिससे आप बहुत कन्वीनियंटली सब कुछ देख लेते हो और बता देते हो। आपको सिर्फ ऐसा बोल देंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। देन which information is missing if we want to make these triangles similar by using SAS rule? We want to apply SAS rule. This part is given. एंगल B और Q दिए होने चाहिए। एंगल A और एंगल P। देख नहीं रहे हो, यहां पर A कॉमन चल रहा है और यहां पर P पॉइंट कॉमन चल रहा है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? तो आपको यहां नहीं देखना, ये जो पार्ट्स दिए हुए यहां से देखो कि कौन सा एंगल इंक्लूडेड बन रहा है, वही एंगल इक्वल होगा, तभी आप इन ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे। आ गई बात समझ में? सो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए। SAS बन रहा है, इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ। लग रहा है रूल? एंगल इंक्लूडेड नहीं दे रखा है। लास्ट पार्ट, एंगल फाइंड कर लेंगे थर्ड वाला, और एंगल 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 रूल लग जाएगा। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करके लेकर आओगे, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इधर देखिए। ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है। मैं फिगर का नाम चेंज कर दूंगी, आप अपने आप कर लेना इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूं। ठीक, गिवन है ट्राइंगल ABL, सिमिलर दे रखी है मुझे ट्राइंगल PQL के। ठीक है, ट्राइंगल ABL सिमिलर दे रखी है ट्राइंगल PQL के। अगर ये मुझे सिमिलर दे रखी है तो ऐसी कौन सी बात है जो मुझे मालूम है? AB अपॉन PQ, वेरी गुड। ये एक बात मालूम है हमें, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। और इसके अलावा इसका जो एंगल A होगा वो इसके एंगल P के इक्वल होगा, और
एंगल बी जो इसका होगा वो इसके एंगल क्यू के इक्वल होगा। एल और एल इक्वल कैसे है? वर्टिकली अपोजिट दिख भी रहा है हमें, लेकिन हम सिर्फ इस ट्राइंगल को देख करके बोलेंगे तो इसका ए एल बी एंगल जो है वो इसके एंगल क्यू एल पी के इक्वल है। ये हमने सिर्फ इस ट्राइंगल के नाम को देखकर ही बता दी है इतनी सारी इंफॉर्मेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एंगल दे रखा है, मान लो ये 130 डिग्री दे रखा है, मुझे ये एंगल फाइंड करके देना है। ये एंगल मान लो मुझे 60 डिग्री दे रखा है, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, मुझे ये एंगल फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं? ये 130 है, कौन सा? ये कितना का हो जाएगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ही आ गया। फिर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे, क्यों? हाँ हाँ, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे, यही तो मैं कर रही थी एक्सपेक्ट बेटे। क्या आप ऑल्टरनेट इंटीरियर बोले? मैंने यहाँ पैरेलल वर्ड यूज किया अब तक, फिर कहाँ से आ गया? अभी तो बहुत आराम से आपने बता दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल था सिमिलैरिटी का यूज करके। अभी नहीं बताया आपने, खुद ही तो बताया ना कि यहाँ पे एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो फिर अब ये ऑल्टरनेट क्यों घुसा बीच में? तो जंप तो उसने कराया, तेरे से होकर ही आया वो आंसर। समझ में आ रही है बात? ये 90% बच्चे गलती करते हैं। हमें तो दिख रही थी लाइनें पैरेलल है, दिख रही हो आपको, चाहे जो मर्जी हो, आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। यहां पर हमें सिमिलैरिटी दी हुई है तो हम सिमिलैरिटी ही यूज करेंगे। समझ में आ रही है? क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ए बी लाइन क्यू पी लाइन के पैरेलल है? इज इट पैरेलल? रीजन क्योंकि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। आ रही है बात समझ में? गिवन नहीं है ये लाइंस पैरेलल, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सिमिलैरिटी यूज करेंगे, ठीक है। ये आपने लीनियर पेयर से फाइंड कर लिया, ये आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लिया, ये सारे एंगल्स हो गए। बट ये एंगल क्यू फाइंड करने के लिए आप ऑल्टरनेट नहीं लिखेंगे, यहाँ से सिमिलैरिटी लिखेंगे। दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सिमिलर एंगल्स ऑफ corresponding angles of similar triangles are always equal। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब हमने क्वेश्चन किया था बीपीटी में, ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करते हैं। मैं नाम लूंगी ना वीडियो में तो फिर आप कहोगे कि मैम वीडियो में हमारा नाम ले लिया आपने। पॉइंट आउट हो गए हो तुम लोग, अब मैं नाम ही लूंगी सीधा, ध्यान रख लेना। ABCD ट्रेपीजियम दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करते हैं, यानी कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। मैंने आपको कहा था ये रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है। अब बीपीटी का यूज किया था जब, तो आपको याद होगा हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी और फिर उसके बाद दो दो ट्राइंगल्स लिए थे, बीपीटी लगाया था। इसी क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से कैसे कर सकते हैं? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ट्रेपीजियम में हमेशा दो एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ये लाइन पैरेलल है। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब इसका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। देखिए जो हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, यहां पर ट्राइंगल के नाम जैसा मर्जी लिखो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका एंगल D, अगर आप DOC पहले लिख रहे हो तो DOC के सारे पार्ट्स पहले लिखे जाएंगे और इज इक्वल टू के बाद AOB के पार्ट्स लिखे जाएंगे। आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो एंगल्स के पूरे पूरे नाम लिखने में तो आपकी चॉइस है, बट ज्यादा बेटर रहता है मार्किंग करना।
उससे गलतियां नहीं होती है, ठीक है, और इजीली हर एक चीज विजिबल होती है। तो इसका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये है इसका एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल होगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, हमें मालूम ही है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैंने DOC ट्राइंगल में D एंगल की बात की थी और इस ट्राइंगल में B की बात की थी। तो पॉइंट D के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट B चल रहा है, तो ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू D के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है B। यहाँ O पर एंगल बना था, यहाँ भी O पर बना था, तो O का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है O। तो बचा यहाँ पर C और यहाँ पर बचा A। आगे बात समझ में? कौन सा रूल लगा के सिमिलर किया है? एंगल एंगल एंगल। एंगल एंगल भी कर सकते थे, तीसरा एंगल नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक बार जब हमने ट्राइंगल सिमिलर कर दी तो इसका मतलब इसकी साइड्स का रेशो भी सेम होगा। तो बोलिए यहां से DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OA इज इक्वल टू DC अपॉन BA, ठीक है। Corresponding sides of similar triangles are always proportional to each other. प्रूव क्या करना था? AO अपॉन OC दिखाई दे रहा है, ये रहा इस पार्ट में, BO अपॉन OD ये रहा इस पार्ट में। यानी कि पहले दो टर्म्स जो हैं वो हमारे आंसर को जस्टिफाई कर रही हैं। सो टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, दोनों टर्म्स लिया तो क्या आया? DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OA। हमें प्रूव करना है AO ऊपर है OC नीचे है, रेसिप्रोकल कर दो। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई कैसे करना है? क्लियर है? ठीक है, हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाँ तीनों, ठीक। ब्रैकेट में